ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। पेयर ऑफ, दिस इज द एनसीईआरटी क्लास 10th, चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables. So this is a topic, pair of linear equation in two variables. अब बच्चों इसको किस तरह से लेते हैं जरा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले लेट से बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई है। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और बच्चों आपके पास दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हाँ बेटा सर, वो एक्सरसाइज 1। तो बच्चों जिस तरह से आपको ये दो इक्वेशंस दी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। जब ये दो इक्वेशंस दी होती हैं तो इन दो इक्वेशन से हम लोग तीन कंडीशंस जनरेट करते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो फर्स्ट कंडीशन को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इन दो इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है फर्स्ट केस में, लेकिन ये यूनिक सॉल्यूशन होगा कब? ये यूनिक सॉल्यूशन तभी हो सकता है बच्चों जब ये दो लाइंस कैसी हो, ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तभी ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं। और उसकी कंडीशन ये होती है कि दो लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट करता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो बच्चों जब ये कंडीशन होल्ड करती है तभी आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1 अपॉन b2 है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा बच्चा केस आप खुद बना सकते हो, दूसरा भी केस बच्चों एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं तो, लेकिन वो दो लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस हो गई। अगर लाइंस आपस में पैरेलल है तो वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो बच्चों पहला डायग्राम था वो था इंटरसेक्टिंग लाइंस का, और जो दूसरा डायग्राम है वो है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट डायग्राम सबसे ऊपर वाला देख लीजिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और उसके बाद जो डायग्राम बना है वो पैरेलल लाइंस का। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is the condition for parallel lines. This is a condition for parallel lines. तो बच्चों ये parallel lines की कंडीशन है। तो parallel lines होगी तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं निकल के आएगा जो कॉमन हो। तो इस केस को बच्चों हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। अब बच्चों हम लोग एक तीसरा केस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है E1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू, अगर C1 अपॉन C2 है तो उसको हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशंस के लिए लाइंस क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चों आपके पास जो तीसरी कंडीशन होती है वो तीसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में बच्चों जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों ये तीन केस आपको जरूर पता होना जरूरी है आवाज से। तो दो लाइंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तभी पॉसिबल है बच्चों जब आपको पहली लाइन भी ऐसी नजर आए, और अगर एक कोई दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर दे। तो बच्चों पहली लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करेंगी तो उनके कई सारे पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे?
कॉमन हो जाएंगे। तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनेटली मैनी। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस में लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। ओवरलैपिंग लाइंस भी कह सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी कह सकते हैं। तो उसको बच्चों आप ओवरलैपिंग लाइंस भी कह सकते हैं, और लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट भी करती है तो कोइंसिडेंट लाइंस भी कह सकते हैं। बाकी बच्चों जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको और भी समझ में आएगा, पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए मैंने आपको क्या बताया। मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। मैंने अभी जो है क्लास 10th का चैप्टर जस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे बच्चों आपके पास दो लाइन्स हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यदि पैरेलल लाइंस है तो उसमें नो सॉल्यूशन होगा। उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। उसको हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। और बच्चों इनफाइनेटली मेनी लाइंस तभी हो सकती है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस तभी हो सकते हैं जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। तो बच्चों ये तीन केस एग्जिस्ट करते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन का, एक नो सॉल्यूशन का, और एक इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस का। तो ये तीनों केस की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको कंडीशंस पता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बच्चों आपको ये बात अपनी एनसीईआरटी के टेबल से भी समझ में आनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी की टेबल देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी की टेबल है आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। देखिए पहली कंडीशन में क्या लिखा है बच्चों, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ध्यान से देखिए उसमें आगे लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसे केस में कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चों दूसरा केस देखिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैंने बताया था ये कैसा केस होता है, ओवरलैपिंग लाइंस का, मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। और इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। और जो तीसरा केस है वो बच्चों आप समझ गए होंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये केस बच्चों होता है नो सॉल्यूशन। अब बच्चों इसमें कुछ और बातें भी आप ऐड कर सकते हैं, जब आप ऐड करेंगे तो आपको और बातें भी पता पड़ेंगी। बच्चों यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, और एक दूसरा टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों ध्यान देना होगा, सॉल्यूशन किसी भी तरह का हो, सॉल्यूशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग बच्चों एक और टर्म से भी बुलाते हैं, दिस इज कंसिस्टेंट। क्या बुलाते हैं, कंसिस्टेंट। उस टर्म को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन किसी भी तरह का हो तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान देना होगा, चाहे वो सॉल्यूशन इनफाइनेटली मेनी हो चाहे वो नो सॉल्यूशन होगा तो उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ध्यान दो बच्चों, नो सॉल्यूशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट लाइंस भी कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। बच्चों बस आपको ध्यान रखना है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है किसी भी तरह का, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहेंगे। और यदि सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस, तो हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। पहले आप इसको देखिए, ये बात आपको समझ में आती है तो हम लोग बच्चों एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करने होंगे बच्चों। जैसे आप देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया है, क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जैसे आप देखिए ध्यान से आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको बताना चालू कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप पढ़ लीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी का ही है। तो आपको बताना है कि कैसा सॉल्यूशन होगा या लाइंस का नेचर कैसा होगा, ये सारी बातें इसमें आपको बतानी है। तो बच्चों इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखिए मैं सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो बच्चों फर्स्ट केस में देखिए आपके पास कौन सी लाइन दी है, लाइन दी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दी है बच्चों आपके पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको लाइन को कंपेयर किससे करना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस लाइन को कंपेयर करना होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसी से कंपेयर करते हैं, बार बार ये लिखा नहीं जाता है। तो बच्चों अगर आप कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू -4 है, और c1 की वैल्यू 8 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से a2 की वैल्यू 7 है, b2 की वैल्यू 6 है, और c2 की वैल्यू -9 है। और बच्चों अगर आप चेक करेंगे तो जो a1 अपॉन a2 है वो 5/7 आ रहा है, b1 अपॉन b2 जो है वो -4/6 आ रहा है। और ये बात बच्चों यहीं से क्लियर हो जाती है कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, यानी कि लाइंस कैसी होंगी, लाइंस बच्चों होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आपने क्वेश्चन का अभी फर्स्ट पार्ट किया है, अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट ना समझ में आया हो तो 100% आप सेकंड पार्ट की तरफ ध्यान दीजिए, और हर बार आपको एक ही काम करना है, इक्वेशन को कंपेयर करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करते जाएंगे, क्वेश्चन आपका होता चला जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर आपको फर्स्ट पार्ट ना समझ में आया हो तो आप सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में बच्चों आपके पास इक्वेशन दी है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को बच्चों जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी 9, b1 की वैल्यू आएगी 3, c1 की वैल्यू आएगी 12, और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो वो आएगा 9/18। 9/18 का मतलब होता है 1/2। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों आप b1 अपॉन b2 निकालेंगे, और ध्यान से देखिए बच्चों जो b1 अपॉन b2 है वो 3/6 है, और 3/6 भी क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो बच्चों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है यहाँ पे। अब हम एक चेक कर लेते हैं, c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों c1 अपॉन c2 है 12 अपॉन 24, दिस इज 1/2। तो बच्चों आप यहाँ पे चेक करोगे कि जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल आ रहा b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल आ रहा c1 अपॉन c2 के। तो बच्चों मैंने ये कंडीशन बताई थी कि यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तीनों का रेशियो इक्वल हो, तो हमको क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कौन सी लाइन है। इसका सॉल्यूशन देखिए, जब तीनों इक्वल होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनको कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं, जब तीनों आपस में रेशियो बराबर हो। तो ये बच्चों कौन सी लाइंस हुई, कोइंसिडेंट लाइंस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोइंसिडेंट लाइंस, दिस इज कोइंसिडेंट लाइंस। इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ये बच्चों मैंने लिख करके दे दिया, दिस इज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइंस क्लियर है सबको यहाँ पे। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या हुआ, अभी यस मैंने सर। आपको बताया था जब लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है तो उनको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए स्पेस कम पड़ रही है, हम दोबारा लिख देते हैं सही से, जस्ट वेट, दिस इज कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब बच्चों हम लोग के पास थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में देखो, थर्ड इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है, उसको सबसे पहले लिखो। इक्वेशन है बच्चों आपकी 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको a1 की वैल्यू 6 नजर आएगी, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू 10 नजर आएगी। उसी तरीके से बच्चों a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -1 है और c2 की वैल्यू 9 है।
ये देखो बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है। अब बच्चों वही एक ही काम है, आप a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करोगे तो 6/2 आएगा, 6/2 इज 3। b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करोगे तो -3 अपॉन -1, -3 अपॉन -1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। और बच्चों c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करोगे तो वो 10/9। तो बच्चों ये कौन सा रिलेशन मिला, कहोगे सर ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है ना, क्योंकि 10/9 इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इट्स नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों ये कौन सा केस हुआ, कहोगे सर एक केस जो तीसरा वाला बचा है ये वही केस हुआ, यानी कि नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन किए गए। अब आप इनको रिव्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन है बच्चों आपका 3x + 2y। जो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वल टू 5 है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वल टू 5 है। आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, 3x + 2y - 5 = 0। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर कर पाएंगे। उसी तरीके से बच्चों आपके पास दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 7। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दिस इज 2x - 3y - 7 = 0। तो ये बन जाएगी, इसको कंपेयर करेंगे तो a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों जब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी 3, b1 की वैल्यू आएगी 2 और c1 की वैल्यू आएगी -5। उसी तरीके से a2 की वैल्यू आएगी 2, b2 की वैल्यू आएगी -3 और c2 की वैल्यू आएगी -7। ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आप चेक करिए आगे। सबसे पहले एक एक करके निकालिए, आपको जो निकालना है। आप क्या निकालेंगे सबसे पहले बच्चों, एक एक करके सारे टर्म्स निकालेंगे। पहले आप निकालेंगे a1 अपॉन a2, तो वो आ रहा है 3/2। फिर आप निकालिए b1 अपॉन b2, वो आ रहा है 2 अपॉन -3। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया कंसिस्टेंट। पहले पार्ट का आंसर हो गया कंसिस्टेंट। दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ में आ गया, तो अब सेकंड पार्ट करिए। सेकंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है एक 2x - 3y। हम उसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, 8 को इधर ले आ रहे हैं तो -8 = 0। और दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y -9 = 0। ये दूसरी इक्वेशन है बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तुम कहोगे सर इसको कंपेयर करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0 और इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों a1 कितना आया 2, b1 कितना आया -3, c1 कितना आया -8। फिर बच्चों a2 आया 4, b2 आया -6 और c2 आया -9। बच्चों चेक करिए एक एक करके। पहले निकालिए a1 अपॉन a2, दिस इज 2/4, 2/4 इज 1/2। फिर बच्चों आप निकालिए b1 अपॉन b2, दिस इज -3 अपॉन -6, दिस इज अगेन 1/2। फिर निकालिए बच्चों c1 अपॉन c2, दिस इज -8 / -9। तो बच्चों आप चेक कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, ये लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये बच्चों नो सॉल्यूशन का केस हो गया, यानी कि इसका आंसर होगा इनकंसिस्टेंट। कैसा आंसर होगा, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों आपको यही बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और कुछ भी आप नहीं बताएंगे। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। तो आप थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। आप सब देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में ये थर्ड क्वेश्चन है और उसका आप थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने के लिए रेडी हो जाइए।
या थर्ड पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं सीधा आप कैसा करता हूँ, कोई और पार्ट कर देता हूँ, लास्ट वाला पार्ट कर देता हूँ। दिस इज फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों मैं फिफ्थ पार्ट अब कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ पार्ट की इक्वेशन बच्चों क्या है, 4/3x + 2y = 8, 4/3x + 2y = 8 को लिख दीजिए, -8 = 0। और बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 12, जिसको आप लिख सकते हैं 2x + 3y - 12 = 0। तो बच्चों दो इक्वेशंस, क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्लास 10th CBSE। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो बच्चों a1 की वैल्यू हो गई 4/3, b1 की वैल्यू हो गई 2 और c1 की वैल्यू हो गई -8। उसी तरीके से बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है -12। अब बच्चों आप यहाँ क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। दिस इज 4/3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर बच्चों आप b1/b2 निकालेंगे, दिस इज 2/3। फिर आप c1/c2 निकालेंगे, -8/-12। 4 2 8, 4 3 12, 2/3। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। तो ये हो गया इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस का केस, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस, यानी सॉल्यूशन तो है ही। जब सॉल्यूशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। किसी भी तरह का सॉल्यूशन होगा तो हम उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन करके दिखाए, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से करिए। कौन से बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, एक थर्ड वाला, एक फोर्थ वाला, ये आप अपनी कॉपी में करिए और हमको बताइए।